नमस्कार। राजस्थान 2023 के चुनाव में एक ऐसी पार्टी है जिस पर इस एपिसोड में मैं चर्चा करना चाहूँगा। पार्टी का नाम होता है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल, आरएलपी। हनुमान बेनीवाल का ये जो दल है, उस दल पर चर्चा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके कुछ आंकड़े देने जा रहा हूँ मैं आपको। 2018 के आंकड़े हैं और उन आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, इस पार्टी के राजनीतिक मिजाज पर चर्चा होनी तो चाहिए, और चर्चा इस बात पर भी होनी चाहिए कि 2023 में इसका क्या असर रहेगा। तो 2018 में एक पार्टी बनती है, हनुमान बेनीवाल एक दल का गठन करते हैं। गठन के पीछे का जो मुख्य कारण है वो दोनों ही मुख्य दल भाजपा और कांग्रेस से नाराजगी है। उस तलखी के चलते हनुमान बेनीवाल अपना दल बनाते हैं और 2018 के चुनाव में वो दल चुनाव समर में दिखाई देता है। और 35 सीटों के मैं आपको आंकड़े दूंगा। 3 सीटों पर वो जीतते हैं, 2 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहते हैं और उसके बाद की 30 सीटों पर तीसरे और चौथे स्थान पर रहते हैं। और इनके प्रत्याशियों को अच्छे खासे वोट मिलते हैं। उन वोटों को अगर हम देखें, उन वोटों की संख्या जिसमें 10,000 भी है, 20,000 भी है, 30,000 भी है, तो हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि वो चाहे जीते 3 विधायक, मगर 32 जगह ऐसी भी थी जहां उन्होंने सीधा सीधा परिणामों को प्रभावित किया, परिणामों पर अपना असर छोड़ा। और उसके बाद चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि जैसे जैसे ये पार्टी आगे बढ़ी है, क्योंकि राजस्थान में अगर तीसरे मोर्चे पर थोड़ी सी चर्चा करें ना, तो इतने सफल रहे नहीं कभी। कोई राष्ट्रीय पार्टी आती है, यहाँ अपने प्रत्याशी लड़वाती है, उनके 2, 4, 5 जीतते हैं, वो उसमें भी बसपा थोड़ी बहुत सफल रही है, बाकी तो दूसरों को तो इतना भी नहीं मिला। तो ये जरूर अमूमन देखा जा सकता है, मगर यहाँ की कोई क्षेत्रीय पार्टी बने और वो एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक मजबूती से कमर कसे हुए खड़ी दिखाई दे, ये बहुत कम होता है। फिर वो चाहे पूर्व में सामाजिक न्याय मंच का गठन हो या फिर घनश्याम तिवारी या अलग अलग नेताओं ने जो पार्टियां बनाई, उनका जो हश्र देखें तो ऐसा लगता है कि आरएलपी अभी तक भी मजबूती से खड़ी है और एक आगे आने वाले चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। और उसका कारण भी है, मैं उपचुनाव के कुछ आंकड़े दूंगा। मगर उससे पहले ये जो पार्टी जैसे जैसे आगे बढ़ी है, क्योंकि पार्टी का जब गठन हुआ तब मोटा मोटी माना जाता था कि एक समाज विशेष की पार्टी है, जाट समाज की इसको पार्टी माना गया था कि जाट जो वोटर हैं इसका कोर ताकत है, और आज भी वो कोर ताकत बनी हुई है। मगर थोड़ी सी इस पार्टी ने अपनी रणनीति भी अलग तरीके से रखी है। पार्टी ने ये कोशिश की है कि जहाँ पर थोड़े बहुत जाट वोटर हो, वहाँ फिर किसी एक दूसरे समाज को अवसर देते हुए, उस दूसरे समाज के प्रतिनिधि को अवसर देते हुए चुनाव लड़वाया जाए, ताकि दोनों का जो ताना बाना बने, दोनों का तालमेल बने, उससे पार्टी अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। उसके साथ जो एक पार्टी बड़ी महत्वपूर्ण रणनीति अपनाती है वो ये है कि आरएलपी पूरा ध्यान रखती है हर एक क्षेत्र में कि कौन कौन वहाँ मजबूत दावेदार है, और फिर किसी मजबूत दावेदार का या किसी अच्छे खासे दावेदार का पार्टी से टिकट कट जाता है भाजपा या कांग्रेस से, तो आरएलपी कोशिश करती है कि फिर वो चेहरा उनके टिकट से चुनाव लड़े। तो ये एक रणनीति है और रणनीति कारगर हुई है। उस कारगर रणनीति के अलग अलग आंकड़े पहुंचाऊंगा मैं आप तक, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आंकड़ा होता है वो है वल्लभनगर चुनाव, जिसको मैं कवर करके आया था। वहाँ पर उदयलाल डांगी, जिनका भारतीय जनता पार्टी से टिकट कट गया था, फिर वो आरएलपी से लड़ते हैं और 45,000 के आसपास वोट लाते हैं, दूसरे स्थान पर रहते हैं उस चुनाव में। तो आप समझ सकते हैं कि मजबूत प्रत्याशी को पकड़कर, मजबूत प्रत्याशी के माध्यम से उस क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखाने की ये पार्टी लगातार कोशिश कर रही है, और उनका ये जो पैटर्न है, उनकी जो रणनीति है, सफल भी होती है। जो सुजानगढ़ का उपचुनाव है, वहाँ अगर देखेंगे तो वहाँ पर भी आरएलपी तीसरे स्थान पर रही और उनके प्रत्याशी को तकरीबन 30 से 32,000 वोट मिले। सहाड़ा में वो पार्टी लड़ी, तीसरे स्थान पर रही और प्रत्याशी को तकरीबन 10 से 12,000 वोट मिले। ये जो वोटों की संख्या है वो अपने आप में बड़ी प्रभावी संख्या है। इससे इनका प्रत्याशी चुनाव जीते ना जीते, दूसरे प्रत्याशियों की हार और जीत के, दूसरी पार्टियों की हार और जीत के फैसले जरूर प्रभावित करता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं दोनों मुख्य दलों को अलग अलग सीटों पर, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक ही दल के वोट तोड़ते हैं, हर एक विधानसभा वार समीकरण बदलते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही पार्टियों को आरएलपी से एक खतरा रहेगा कि कहीं वो इनके चुनावी सफर में एक रोड़ा ना अटका दें, कहीं उनके परिणामों को इतना प्रभावित ना कर दें कि सरकार बनने और बिगड़ने की परिस्थितियां पैदा हो जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना उन आंकड़ों के साथ, क्योंकि आंकड़े अपने आप में आश्चर्यजनक थे, और ये पार्टी भी अपनी धीरे धीरे दायरे बढ़ा रही है, अलग अलग समाज के लोगों को अवसर देती है, अलग अलग समाज के लोगों को टिकट देकर उनको जोड़ने की कोशिश करती है। और उसके अलावा जो अन्य समाज है, जहां उनको लगता है कि यहाँ पर सेंध मारी जा सकती है, वहाँ पर भी जहाँ उनको कि भाई इनके माध्यम से हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, ये हम इनको जोड़ा जा सकता है, तो वहाँ पर भी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करती है।
इस तरफ जैसे मैंने बताया आपको वल्लभ नगर मावली में डांगी बाहुल्य क्षेत्र है, पटेल बाहुल्य क्षेत्र है। मारवाड़ जंक्शन से इन्होंने टिकट दिया, जो पहली सूची आरएलपी ने इस बार जारी की उसमें एक टिकट मारवाड़ जंक्शन से है, वो सीरवी बाहुल्य है। तो अलग अलग पॉकेट्स को भी, अलग अलग जातीय वर्गों को भी अपने साथ जोड़कर आरएलपी इस बार ये कोशिश करिए 2023 के चुनाव में अपनी एक और भी ज़्यादा प्रभावी भूमिका निभाएं, किंग मेकर की भूमिका में आने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि आखिर जब पत्ते खुलते हैं तो बाजी किसके हाथ लगती है, कौन कितना असरकारक रहता है, कौन तमाम ये राजनीतिक दाव पेच बड़ी सफलता के साथ आजमा लेता है। मगर क्योंकि पुराने आंकड़े बड़े प्रभावी है, पहले ही चुनाव में बड़ी जोरदार तरीके से परफॉर्मेंस रही है, तो मुझे लगा एक एपिसोड बनाना चाहिए। आगे के एपिसोड में अन्य तीसरे मोर्चों पर भी चर्चा करने की कोशिश करूंगा। आज के एपिसोड में हमने बात की है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल की, इसको लेकर आपके क्या अनुभव कहते हैं आपका, क्योंकि ये चैनल पर हम वीडियो बनाते हैं, मेरे जो पॉइंट्स होते हैं मैं उसको आप तक पहुँचाता हूँ, मगर आपसे भी तमाम बातें मेरे को सीखने को मिलती है। तो आपको लगता है कि इनसे जुड़ी हुई कुछ और भी तथ्य हैं, कुछ और भी तर्क हैं, वो भी मुझे भेजिए। आगे किसी एपिसोड में आपके तर्क और तथ्यों के साथ एक एपिसोड बनाने की कोशिश करूंगा। जुड़े रहे राष्ट्रमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।